हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा सांख्यिकी का 7 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज हम सांख्यिकी के 8वें वीडियो को बना रहे हैं। यह वीडियो हमारा कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। ठीक है, यह वीडियो हमारा केवल कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। तो इस वीडियो को वही छात्र देखें जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम आज अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 14.2 का अध्ययन करेंगे और 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो आज भी हम क्वेश्चन नंबर 3 में बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए इस चैनल पर कोई बच्चा नया है और उसको बहुलक ज्ञात करने नहीं आ रहा है, समांतर माध्य ज्ञात करने नहीं आ रहा है, तो यह हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को देखे उसको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप सांख्यिकी के 1 से लेकर 7 तक के वीडियो को देख डालिए, तब 8वें वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छे से और बेस आपका मजबूत होता जाएगा और बहुत अच्छे से आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सांख्यिकी के प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा जो है पीछे के वीडियो में हो चुका है, 8वें 7वें और 6वें वीडियो में हो चुका है। हम 8वें वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये प्रश्नावली है 14.2। प्रश्नावली 14.2 है। इसको बहुत आराम से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं, सभी बच्चे को समझ में आएगा। अगर आपका मैथ बहुत ही कमज़ोर है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और बहुत अच्छे तरीके से देखते जाइए। निश्चित तौर पर हर चीज़ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों, यहाँ एक चीज़ दिया 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन माने वितरण, जैसा कि हम पिछले के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ये सब बंटन है, बंटन को लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही जो सारणी दे देती है उसी को बंटन कहते हैं, बस सीधा सीधा आप जान लीजिए। ठीक है, ये जो चार्ट दे दिया है, इसी को, जो तालिका दे दिया गया है, इसी को बंटन कहते हैं। ठीक, दर्शाते इन परिवारों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या ज्ञात करना है, हमको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करना है। और फिर क्या कह रहा है, साथ ही माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। जैसे आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक ये क्या करते हैं, बीच के अंक को ज्ञात करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं, केंद्र के नंबर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि भैया बहुलक से भी केंद्र का नंबर ज्ञात कर लीजिए, बीच वाला, और माध्य वाला ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि आपको ज्ञात करना आ रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, तो वही है, वो दर्शाना चाह रहा है कि बहुलक से भी जब माध्य ज्ञात करोगे तो बीच का केंद्र का अंक ज्ञात करोगे तब क्या आंसर आ रहा है, और माध्य से अगर मध्य का अंक ज्ञात करेंगे, केंद्र का अंक ज्ञात करेंगे तब क्या आ रहा है। ठीक है, कुल मिला जुला कर आप यही समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में हमको बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। तो बहुलक और माध्य दोनों हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, दोनों के सूत्रों को बताए हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करते हैं और बहुलक को हम ब्लू कलर वाले कलम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेंगे तो माध्य को हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्लैक रेड कलर का मार्कर है इससे ज्ञात करेंगे। हम ब्लू और रेड इसलिए लेकर आए हैं जिससे आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग समझ सकें और बहुत अच्छे से समझ सकें, नहीं पता चले उसी में मिक्स हो जा रहा है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत आराम से एकदम केयर करके देखते जाइए, निश्चित तौर पर आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले बहुलक का हम लोग सूत्र याद कर लेते हैं। बहुलक का सूत्र हम पीछे भी भैया बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस, देखिए हमने बताया था F1 माइनस F0, ऐसे बोले थे, याद रखिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0। फिर हमने बताया था F1 माइनस F0 लिख लेते हैं और पीछे यही चीज़ जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिख लीजिए और यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए।
एक काम ये करते हैं, दूसरा काम ये करते हैं F2 लिख देते हैं और गुणे CI ऐसे सामने सबके लिखा रहता है। हम लोग CI उसमें भी लिखते थे जो लघु विधि था, ठीक है, कल्पित माध्य विधि से माध्य जो ज्ञात करना पिछले वीडियो में हम सीखे थे, उसमें भी CI चलता था। उसी को हम लोगों की किताब में H दिया गया है, लेकिन सबसे बढ़िया होता है CI ही लिखना, क्लास इंटरवल। फिर से देखो बहुलक का सूत्र जो नया है, जो चैनल पर नए आए हैं, पीछे तो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, यहाँ भी बताया जा रहा है। बहुलक का सूत्र देखिए, बहुलक का सूत्र क्या होता है, इसको L1 प्लस, आप लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, F1 माइनस F0। कितने आसानी से लिखा गया है और कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। फिर यही चीज़ नीचे हम लोग लिखेंगे F1 माइनस F0, देख लीजिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए और यहाँ माइनस F2 कर लीजिए और गुणे CI। लगभग सबको याद हो गया होगा। पीछे के वीडियो आप क्रम से देखते जाइए, एकदम आपको याद होता जाएगा, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक, अब देखिए हम लोग माध्य भी ज्ञात करना सीखे थे। माध्य को m से व्यक्त करते हैं, बार x से व्यक्त करते हैं। तो माध्य का सूत्र हमने क्या बताया था, आप लोगों को पता होगा, AM माने एस्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। ये अभी हम सवाल में बताएंगे AM क्या होता है। पहली बात तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, यहाँ पर सूत्र को याद करना पड़ेगा। सिग्मा एफ डी अपान n और गुणे CI। देखिए CI इसमें भी है, CI इसमें भी है, तो बहुत अच्छा, इस दोनों सूत्र यही काम करेंगे। तो हम पहले चलते हैं बहुलक को ज्ञात करते हैं, चूँकि इसने कहा बहुलक ज्ञात कीजिए, और बहुलक को हम ब्लू कलर के मार्कर से ज्ञात करते हैं, ठीक है, रेड वाला हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए अब इसको ज्ञात करने में कुछ है नहीं भैया, बहुलक तो बहुत ही इजी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक में जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक बार आई होती है वही बहुलक होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हमने इसको बताया था, इसको ये तो वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने बताया था। और हमने कहा था ये जो दूसरी लाइन है, हर प्रश्नावली की दूसरी लाइन को आप बारंबारता मान लोगे। बारंबारता का मतलब होता है F मान लोगे, F को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, F मान लोगे, मान लिए। अब इसमें देखिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले जब कभी बहुलक ज्ञात करना हो तो ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसे दोनों पंक्तियां, दोनों लाइन दिए रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग परीक्षा में लिख लेंगे, कुछ करना नहीं है, केवल उतार लेना है, ठीक है। अब एक काम और करना है, इसमें हम देखते हैं कि किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा, कौन सी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, मतलब इस लाइन में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, उसको घेर देंगे। फिर से देखिए, पहला काम हम क्वेश्चन को ऐसे नोट कर लेंगे, फिर उसमें देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे इसमें जो 40 है, ये सबसे बड़ा अंक है, इसी लाइन में सबसे बड़ा अंक घेर लीजिए। इसको जो है सबसे बड़ा अंक को हम लोग इसको F1 मान लेते हैं, इसी को F1 लिख लीजिए। और कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है, हम लोग बारंबारता में देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे 40 है, तो इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, F1 लिख देंगे। जो भी नंबर होगा उसी को बॉक्स बना के F1 लिख लीजिए। अब फिर देखिए अच्छे से, फिर इसी के सामने जो वर्ग अंतराल में है इसमें भी बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए इसमें जो बॉक्स में पहला अंक है वो L1 है, और ये जो दूसरा अंक है L2 है। तो हमको सूत्र में देखे होंगे, बहुलक के सूत्र में L1 हमको पूछा था, L1 लिखा गया था। तो बड़े आराम से आप L1 यहाँ L1 से ही मतलब रखिए, यही जो लाइन है, यही 1500 जो है ये L1 है, इसी की ज़रूरत है हमको। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो F1 है ना, इसके ऊपर वाला मान F0 कहलाता है। हमेशा हर सवाल में ऐसे करना है, F1 के ऊपर वाला अंक क्या कहलाएगा, F0 कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, F0, और नीचे वाला अंक जो है वो F2 कहलाता है। हमेशा याद रखिए, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2। और F1 क्या होता है, आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक कौन सा अंक है, 40 है, 40 से बड़ा अंक कोई नहीं दिखाई दे रहा। अगर इतना आपने ज्ञात कर लिया तो अब कुछ बचा नहीं, अब आपको एक चीज़ और ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है। तो CI हम लोग यहाँ पर नीचे ज्ञात कर लेते हैं। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल माने इनके बीच में एक निश्चित अंक है जितना जोड़ने या घटाने को मिल रहा है। जैसे इसमें देखिए 1000 में 500 जोड़े 1500 हुआ, ठीक है, 1500 में 500 जोड़े
2000 हुआ, 2000 में 500 जोड़ रहे हैं 2500 हुआ, तो 500 सभी अंकों के बीच में वही CI है। किसी का L2 लेकर L1 घटा दीजिए तो CI हो गया। चलिए ऊपर का हम L1 L2, ये भी L1 L2 है, ठीक है। किसी का बीच में अंतराल कितना है वही हम लोगों को ज्ञात करना ही CI कहलाता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे 1500 में से 1000 आप घटा दीजिए, 1500 में से 1000 घटा दीजिए तो क्या हो गया, 500 बचा। 500 हमारा CI हो गया, ठीक है। 1 मिनट हम देख लें वीडियो में नीचे तक ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, थोड़ा सा हम और ऊपर लिख देते हैं इसको। CI ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। CI को ऐसे ही ज्ञात किया जाता है, CI इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं 1500 में से, ठीक है। 1000 घटा दीजिए, हमेशा CI हो गया 500। CI ये सबके लिए एक ही समान होता, चाहे जो सवाल हो, यही इस पूरे प्रश्नावली में CI एक ही काम करेगा। 1500 में से चाहे 1000 घटा लीजिए, चाहे 2000 में से 1500 घटा दीजिए, चाहे 2500 में से 2000 घटा दीजिए, 500 आएगा, ठीक है। तो CI हो गया। अब हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बहुलक। बहुलक को हम ब्लू कलर से ही ज्ञात करते हैं। चलते हैं, लिखते हैं बहुलक। कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग लिखेंगे बहुलक, बहुलक। तो चलिए बहुलक। अब बहुलक का सूत्र देखिए क्या होता है। बहुलक का जो सूत्र है वो L1 है प्लस, फिर हमने क्या बताया, F1 माइनस F0, अब बटे F1 माइनस F0, और यहाँ 2 का गुणा लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, F2, और गुणे क्या होगा, CI होगा, ठीक है। गुणे क्या होगा, CI होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए L1, ध्यान से देखिए L1 क्या है, L1 यही है F1 के सामने जो L1 है, F1 के सामने वाला L1 L2 लिया जाएगा, ठीक है। F1 के सामने L1 कितना हो गया, 1500 हो गया। बस 1500 हम लोग लिख लेते हैं, और प्लस F1 का मान कितना है, 40 है। यही देखिए F1 बराबर 40 है। ये F1 बराबर है, इसका मतलब यही होता है, F1 बराबर F0 बराबर F2 बराबर, ठीक है। 40 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस F0 24 हो गया। अब क्या हो गया, 2 गुणे F1 का मान कितना हो गया, 40 हो गया, बहुत सिंपल तरीके से। और माइनस F0 का मान 24 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए माइनस F2 का मान कितना हो गया, 33 हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है ये नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ऊपर हम लोग लिख देंगे 1500 प्लस 24 गया तो कितना हुआ, 16 बचा, ठीक है। 16 हो गया। अब इधर देखिए 40 दूना 80 हो गया, गुणा कर लेंगे। और ये ऋण में है तो दोनों जोड़ लेते हैं। अगर 2 अंकों के सामने ऋण है तो दोनों जुड़ जाते हैं, उनके सामने धन लिखा जाता है, ठीक है। सॉरी, ऋण लिखा जाता है। ऋण है, जुड़ेगा लेकिन सामने ऋण ही लिखा जाएगा। 4 3 7 और 3 2 5 और गुणे CI। अच्छा, CI का मान देखिए हम लोग भूल रहे थे, CI का मान कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखिए हम लोग और इधर लिखते हैं 1500 बहुत आसानी से, और CI बराबर 500 यहाँ उतार लिए, 16 बटे इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है। 3 करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 और गुणे 500 हो गया। अब ऐसा करते हैं 1500 और प्लस, अब इसमें से कुछ कट सकता हो, कटेगा नहीं, तो ऐसे इसका गुणा कर लेंगे। 16 पच्चे 80 माने 8000 हो गया, और बटे 23, 8000 में 23 से भाग देंगे, 8000 में 23 से भाग देंगे। तो 8000 में 23 से भाग देंगे, 23 से 8000 में हम लोग ऐसे भाग देकर लिखेंगे। तो 23 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। तो ये घट गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 7 में से 1 गया, 110 हो गया, ठीक है। अब इससे भी भाग देंगे तो मान लीजिए अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो 20 चौक 80, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, ज़्यादा नहीं होगा, 4 बार जाएगा, 4 3 12 के 2 और 4 दूना 8, 8 और 1 9, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें 10 में से 2 गया, 8 हुआ, और ये 10 में से 9 गया, 1 हुआ। अब देखिए 1 0 हमने उतार लिया, फिर 0 उतार लेंगे। तो अब इसको हम भाग कितनी बार ले जाएंगे देखते हैं। इसको हमको लगता है 2 से इसमें भाग अंदाजिए 2 9 18, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार जाएगा, ठीक है। 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 बार, 7 3 21 के 1, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसको घटाते हैं तो 10 में से 1 गया, 9 हुआ,
और ये कितना बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, कट गया। तो ये देखिए सही भाग हमने दिया, क्योंकि कम बच रहा है, शेषफल जो है ऊपर वाले से कम बच रहा है, तो इसका मतलब भाग हमारा सही है। अब दशमलव लग गया, अब 0 हो गया, 90 हो गया। फिर हम इसके बाद कितनी बार भाग ले जाएंगे, तो 2 का भाग अंदाजिए 19 में, तो 2 9 18, तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको लगता है नियर अबाउट 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 3 24 के 4 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24 के 4, 8 दूना 16, 16 2 18, बहुत सही। तो हमारा कितना हो गया, इसमें जब हम भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा 347.8। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ना बहुत आसान है, 15 3 18, 1847.8 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये बहुलक हो गया। तो ये इसका इसने यही कहा है कि बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मासिक व्यय कितना हो गया, 1847 रुपया 80 पैसा। ठीक है, रुपया लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद चलते हैं हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम खाली इतना ही मिटाएंगे। ठीक, और इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं आपको, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी मिटा देते हैं। परीक्षा में आप ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं है। अब हम इसको लेते हैं, यहाँ CI ज्ञात कर लीजिए। तो CI तो वैसे ही रहेगा भैया, CI जो है हमने क्या कहा, इसमें से इसको घटा दीजिए, वही CI हो गया। पहली बात तो हमको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र हम लिखेंगे। तो माध्य का सूत्र जो होता है उसको बार x भी लिखा जाता है, या उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, बार x भी लिखते हैं या m भी लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है AM + सिग्मा FD अपान n गुणे CI। ठीक है, 1 मिनट हम देख लें पीछे दिखाई दे रहा है कि नहीं किनारे। ठीक है, बहुत सही, एकदम दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहला काम देखिए CI है, तो CI तो आप ज्ञात ही कर सकते हो। CI कैसे, हमने कहा इसमें से इसको चाहे घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए। चलते हैं ऊपर वाले में से घटा देते हैं। 1500 में से 1000 घटा दिए तो कितना बचा, तो ये बचा 500 बचा। तो यहाँ CI कोई कठिन नहीं है। अब हमको n चाहिए, n। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था n कभी भी ज्ञात करना हो, सूत्र में n है, n का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया था f को जोड़ लीजिए तो n मिल जाएगा। तो इसको यही f है, इसी को जोड़ लीजिए तो क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो n का मान देखिए क्या है, ये दिया है 200 परिवार, तो परिवारों की संख्या कितना दिया है, 200। तो इसको जोड़ेंगे, आप जोड़ कर देख लीजिएगा 200 आएगा। ठीक है, कोई कठिन नहीं, इसको जोड़कर आप देख लीजिए 200 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय ये दिया है, तो 200 परिवार है तो 200 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको हम लोग यहाँ से, अब देखिए हम रेड कलर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेड कलर का यूज करने के देखिए यहाँ पर हम लोग D लिखेंगे, D। ठीक है, D बहुत अच्छे तरीके से D लिख लीजिए। D यहाँ पर देखिए D है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। और एक चीज़ देखिए, D में हमने बताया था किसी भी अंक को 0 लिख लेते हैं बीच में, चाहे जिस अंक को बीच में जो लगभग बीच में हो तो उसी को 0 लिख लेते हैं। तो हमको लग रहा है A भी 0 हो सकता है, A भी 0 हो सकता है, किसी को 0 लिख लेते हैं। चलिए इसी को 0 लिख लेते हैं, 0 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, जिसको 0 लिखे हैं ना, उसी के सामने इसको बॉक्स बना दीजिए, इसी के सामने वर्गंतराल में बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, जिसको हमने 0 लिखा उसी के सामने बॉक्स में हम लोग क्या वर्गंतराल को क्या कर देते हैं, 0 बॉक्स बना देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखिए। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, इसके ऊपर -1 उल्टी गिनती लिखते जाइए, ऋणात्मक माने 1 2 3 ऋण में लिखते जाइए, क्रम से लिखते जाइए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऊपर ऐसे लिखते जाएंगे। हर सवाल में ऐसे करना, जहाँ भी हमने पिछले वीडियो में भी ज्ञात किए होंगे तो वहाँ पर भी ऐसे किए होंगे, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है,
अब नीचे देखिए, यहाँ पर भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ धन में लिखना है। जीरो के ऊपर देखिए, जिसको जीरो बनाइए उसके ऊपर ऋण में और नीचे धन में लिखते जाते हैं। ठीक है, तो धन में लिख दिए, धन 1, धन 2, धन 3। किसी को कुछ करने नहीं है, एकदम बहुत आसान है। सबसे पहले देख लीजिए, हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। हमने कहा ऐसे डी लिख लीजिए, कॉलम डी बना लीजिए और बीच में किसी भी अंक को जीरो मान लीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी अगर हम 28 के सामने जीरो मान लें तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 28 के सामने जीरो मान लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी हम 33 के सामने जीरो मान लें, मान लीजिए, लेकिन जहाँ भी जीरो मानिए उसके आगे -1, -2 ऐसे क्रम से लिखते चले जाइए और नीचे जो है +1, +2, +3 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सूत्र में क्या है, एफ डी है, एफ गुणे डी है। ध्यान से देखिए, एफ गुणे डी है तो हम लोग सूत्र में एफ गुणे डी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एफ डी लिख दिए। ठीक, अब एफ और डी का गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, तो धन में है ऋण में है, गुणा करने जानते ही हैं कि अगर धन ऋण है तो ऋण आएगा। तो 24 चौक कितना होता है, 96 होता है, तो यहाँ पर -96 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, और 4 तियाएँ 12 -120 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, -120। ठीक, और 33 दूना 66, तो धन में है ऋण में है तो ऋण तो रहबे करेगा, 66 लिख दिए। ठीक है, और 28 एकन्नम 28, तो ऋण कितना हो गया, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए 30 शून्यम शून्य, यहाँ पर 0 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। हर सवाल में ऐसे ही करना होता है। 22 एकन्नम 22, 22 लिख दिए। 16 दूनी 32, 32 लिख दिए। और 7 त्रिक 21, 21 लिख दिए। अब देखिए एफ डी हमको मिल गया, एफ गुणे डी। एफ डी का मतलब एफ गुणे डी चाहिए था, एफ और डी का गुणा करके हमने ज्ञात कर लिया क्योंकि सूत्र में हमारे एफ डी है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एफ डी का मान आ गया, लेकिन हमको सिग्मा एफ डी चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ डी को अगर हम जोड़ देते हैं तो वही सिग्मा एफ डी बन जाता है। ठीक है, एफ डी को हम लोग अगर प्लस कर दें तो वही सिग्मा एफ डी हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं सिग्मा एफ डी। तो इसमें जोड़ेंगे कैसे, आधे तो प्लस में है, कुछ प्लस माइनस में है, कुछ प्लस में है, तो हम ऐसा करते हैं माइनस माइनस वाला एक साथ जोड़ दीजिए जितने माइनस हैं। तो देखिए 6 6 12, 12 8 20, फिर से देख लीजिए 4 3 12, 33 दूना 96, 28 66 हो गया, बहुत सही। यहाँ पर देखिए 6 6 12, 12 8 20 के शून्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 2 21, हाथ में आया 1 और 2 1 और 3, तो ये ऋण हो गया भैया, ये ऋण 310 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस वाले को अलग जोड़ लीजिए, ये सब प्लस में है ना, सामने प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखा है तो प्लस है माना जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5, ठीक है, और 3 2 5 2 7। अब ये 75 है, 75 प्लस वाले हैं और 310 माइनस वाले, तो एक ऋण में एक धन में काम क्या होगा, घटने का होगा, अधिक में से कम घटा देते हैं। ठीक है, 310 में से यहाँ पर देखिए 310 में से 75 घटा के देखिए, तो 75 10 में से 5 गया 5, क्योंकि एक ऋण में है एक धन में है तो काम घटने का होगा, निश्चित तौर पर घटने का होगा। अंक चिन्ह अदल बदल के होते हैं, काम घटने का होता है। 10 में से 5 गया 5 गया, 5 हुआ। यहाँ फिर 10 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ कोई बात दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर प्लस है, काम घटने का तो हो जाएगा, लेकिन ऋण वाला अंक बड़ा है। जो अंक बड़ा होता है, देख लीजिए दोनों में जो अंक बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -235। क्यों माइनस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, ये अंक 310 बड़ा है और 75 छोटा है, तो जो अंक बड़ा था उसी के सामने का चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा। अब हमको सिग्मा एफ डी मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमको ए भी मिल गया, ए भी मिल गया, ए एम नहीं मिला। तो ए एम देखिए क्या होता है, एक बार फिर से लिखते हैं। ए एम को अगर आपको ज्ञात करना है तो ऐसे लिखते हैं, ए एम का मतलब होता है एस्यूम्ड मीन। यहाँ पर देखिए ए एम का मतलब हुआ, ये जो जीरो के सामने हमने बॉक्स बनाया है, इन दोनों अंकों को जोड़कर बटा 2 लिख दीजिए, वही ए एम है। फिर से देखिए जीरो के सामने हमने एक बॉक्स बनाया है, इसी बॉक्स को दोनों अंकों को जोड़कर बटा 2 लिख दीजिए, वही ए एम होता है। ऐसे हर सवाल में आप कर सकते हैं, पीछे के भी। ठीक है, 3500 बीच में क्या कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, बटा 2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ठीक 6500 हो गया, 6500 हो गया, बटा 2, 2 से काट दीजिए, 2 3 6,
ठीक, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 शून्य शून्य, तो 32 50 यहाँ पर क्या हो गया, AM हो गया। अब हम बड़े आराम से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। माध्य का मतलब होता है बार x या m, कैसे, AM प्लस सिग्मा FD अपान n गुणे CI, कोई दिक्कत नहीं। आप बड़े आराम से ज्ञात करते चलिए। AM का मान देखिए क्या हो गया, चलिए रेड से ही लिखते हैं। ठीक, AM का मान देखिए, AM का मान 32 50 आ गया, 32 50 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा FD का मान ऋण में है तो A प्लस है ना, तो ऐसे रहने दीजिए। सिग्मा FD का मान ऋण में है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 235, ठीक, बटे n का मान 200 हो जाएगा, 200 हो गया, ठीक, गुणे CI का मान कितना है, CI का मान देख लीजिए, हम लोग ज्ञात किए हैं 500। जो बहुलक में CI होगा वो यहाँ पर भी CI होगा, ठीक है, 500। अब हम डबल जीरो इससे काट दिए, कट गया। इनको हल कर लेते हैं, 32 50 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया और 235 बटा 2। ध्यान से देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 235 बटा 2 गुणे 5, ये गुणा ऊपर में ही गुणा होगा, नीचे कोई अंक नहीं तो ऊपर का गुणा ऊपर हो जाता, गुणे में कोई हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 32 50 माइनस 5 25 के 5 तियाँ 15, 2 17, 5 दूना 10, ठीक, 10 और 1 11। अब 11 बटा 2 हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 32 50 माइनस 2 से हम भाग देंगे तो 2 से बड़े आराम से 2 5 10, 2 8 16, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दूर लिखते हैं, 2 5 10, ठीक, और ये कितना हो गया, 17 हो गया, 2 8 16, 15 हो गया, तो 2 7 14, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, ठीक है, और 2 5 10। तो यहाँ पर देख लीजिए 587.5 आ गया। अब 32 50 में से 587.5 घटा देंगे, तो इसको घटाना कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम घटा सकते हैं। या इसमें देखिए दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें पीछे दशमलव छिपा होता है। अगर एक अंक में दशमलव है, एक में नहीं है, तो पीछे दशमलव छिपा होता है, और तो उनको हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। 32 50 ऐसे पीछे दशमलव लिख दीजिए। इनको जब लिखिए तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव फीड करिए, इसीलिए हमने दशमलव बढ़ाया, जिससे आसानी से आप लिख सको। और इधर 5 है तो 5 लिख दीजिए, इधर 7 है, 8 है, फिर 5 है। अब इसके ऊपर कोई अंक नहीं तो 0 अपनी ओर से बढ़ा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ 9 में से 7 गया 2, बड़े आराम से। यहाँ कितना 14, यहाँ देखिए, यहाँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट। तो यहाँ देखिए 10 में से 9 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा, यहाँ 14 हो गया। 14 में से देख लीजिए, 1 मिनट, 14 में से आप देखिए, 14 में से 8 गया, 6 बचा, और फिर यहाँ 11 हो गया, 11 में से 5 गया, 6 बचा, और यहाँ ये बचा। तो हमारा जो है 26 62.5 बचा। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 26 62.5 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा बहुलक रूप माध्य हो गया, ठीक, सॉरी, माध्य रुपया हो गया, माध्य रुपया हो गया। तो हमारा बहुलक भी लगभग इतना आया था, ठीक है, लगभग थोड़ा सा अंतर करके आया, लेकिन वही चीज़ होगा, ठीक। तो हम लोग ऐसे माध्य भी ज्ञात, बहुलक भी ज्ञात करेंगे, माध्य भी ज्ञात करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन आप चाहें तो बड़े आराम से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। फिलहाल हम एक क्वेश्चन और बता देंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर इतना शुरू से पढ़े हैं, 14.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, तो आगे के जो 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। जब माध्य ज्ञात करने के लिए कहे तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लघु विधि से, जिसको अस्यूम्ड मीन विधि बोलते हैं, कल्पित माध्य भी बोलते हैं, ऐसे बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए तो बहुलक ज्ञात करने का एक ही फार्मूला हमने बताया है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान, फिर हमने कितने अच्छे से याद करवाया, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे CI। तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और घंटी भी ज़रूर दबाइए, घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद, ठीक।